नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे यूपी का रण 14 सीटों पर जंग। 2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में शनिवार को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की यानी कि 8 राज्यों हम बोल सकते हैं 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यहां छठे फेज में वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा 40, बसपा 4, सपा 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी 1, आजसू 1 सीट जीती थी। कांग्रेस और आप अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदंबिका पाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव है। इस चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फूलपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोही और आजमगढ़ में वोटिंग होगी। छठे फेज में बीजेपी के दिग्गज लीडर मेनका गांधी के अलावा जगदंबिका पाल और दिनेश लाल यादव निरहुआ, कृपा शंकर सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। चलिए जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पिछली 58 सीटों के नतीजे। पिछले लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बीजेपी का साफ अपर हैंड देखने को मिला था। 58 सीटों में से बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। बसपा को 4 सीटों से संतोष करना पड़ा था। ममता की टीएमसी को 4, बीजेडी को 4, जेडीयू की 3, एलजेपी को 1, आजसू को 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 1 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी के पास अगर दूसरी सबसे बड़ी किसी की अग्नि परीक्षा है तो वो क्षेत्रीय दलों की मानी जा रही है। इनमें ममता बनर्जी की साख भी दांव पर लगी है। यूपी की जिन 14 सीटों पर मतदान है उसमें बीजेपी को अपनी बढ़त को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरी 14 सीटों पर क्लीन स्वीप करना होगा। इस बार जमीन पर बदले हुए समीकरणों की वजह से चुनौती ज्यादा बड़ी बन चुकी है। पिछले चुनाव में 14 सीटों में से बीजेपी को 9 सीट पर जीत मिली थी। मायावती की पार्टी को 4 पर जीत मिली थी और सपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनावी फिजा को बदलने के लिए कुछ परिवर्तन जरूर किए हैं। सपा दलित ओबीसी फैक्टर पर फोकस कर रही है। बसपा के वोट बैंक में सीधी सेंधमारी। देखिए 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो 14 सीटें हैं बेहद महत्वपूर्ण, कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं इसमें से, और पिछले बार से यदि हम कंपेयर करें तो इन 14 में से इस चरण में 9 सीटें जो थी पिछले बार छठवें चरण की, वो सीधे सीधे बीजेपी के खाते में गई थी। अब हमें ये महत्वपूर्ण चीज यहां पर देखनी होगी कि 9 यदि बीजेपी को तब मिली थी तो आज वो उसमें कितनी बढ़ोतरी कर सकती है। बाकी जो दल हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। पिछली बार बीजेपी थी, सारे दल अलग अलग थे, लेकिन इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है। जब गठबंधन के साथ आएंगे तो निश्चित तौर पर एक सहयोगी दल के रूप में जब आएंगे तो जिसको जितना फायदा होगा वो एक होके उस सरकार को बनाएंगे। तो ये एक डिफरेंस है। ऐसे में कितना बीजेपी इस सीट को बढ़ा पाएगी। काफी कुछ चेंजेस भी देखने को मिले हैं, समीकरण काफी बदले हुए दिखे हैं। ये पूरा इलेक्शन ही आप देख लीजिए, मुद्दों से हमेशा दूर रहा और जो चीजें आई हैं उस पर बहुत ज्यादा बातचीत हुई, जैसे कि बयानबाजी। अब उस बयानबाजी पे जनता ने जो माइंडसेट करके वोट दिया, मुझे लगता है वो बहुत सारी तस्वीर को साफ करेगा। चर्चा पर चलते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संतोष दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीसम जैदी हमारे साथ जुड़े हैं। मीसम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संतोष जी आपसे करना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश की। देखिए वैसे तो मुझे लगता है ये जो छठवां चरण है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी जगह से ओवरऑल सिनेरियो को यदि देखा जाए तो मुझे लगता है 58 में से 40 सीटें बीजेपी के पास थी पिछले बार, तो एक अच्छा ग्राफ था। और सिर्फ उत्तर प्रदेश पे यदि मैं आऊं तो 14 में से 9 सीटें आपकी थीं। क्या लगता है इन 9 सीटों के बाद कितना एक बढ़ोतरी हो पाएगी? काफी कुछ बदलाव देखे गए हैं, काफी सारे मुद्दे हैं, फैक्टर्स हैं, जो कहते हैं ना कि 5 साल में कुछ बदलाव तो हम देखते हैं। तो उस हिसाब से कितनी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को है सीटों के इजाफा होने में? संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बोलिए। मेरा सवाल सुना सर आपने?
कहीं कुछ आवाज नहीं आ रही थी आप। चलिए संतोष जी, मैं ये कह रही हूं कि पिछली बार छठवें चरण में 2000 जी हम 19 की बात करें तो 58 में से 40 सीटें आपके पास थी। मैं सिर्फ आज क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश की चर्चा को लेकर बैठी हूं, 14 में से 9 सीटें आपको मिली थी। कितनी उम्मीद है इस बार सीटों के इजाफे में, क्योंकि इस बार मुद्दों में भी परिवर्तन है, पूरा सिनेरियो, पूरा माहौल एक अलग दिशा में नजर आया है इस बार का। देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और अपने जो है काम के बल पर जनता के बीच में गई है। और निश्चित ही देखिए हमारा प्रयास यह है कि 14 की 14 सीटें हम जीतें, क्योंकि 9 सीटें ऑलरेडी हमारे पास थी। हमको जो है उसमें 5 सीटों का जो है इजाफा करना है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि निश्चित ही हमारा जो सीटें हमारे थे उस पर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने भरपूर मेहनत किया है और पूरी ताकत के साथ जो है जो सरकार की योजनाएं थी, जो माननीय योगी जी की, माननीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं थी, उसको लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। जनता से हमने शासन में पूरी तरीके से स्थापित किया है, उनके बीच में रहे हैं, उनको योजनाओं का लाभ बताया और जो सरकार से लाभ मिला है उस सारी चीजों को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी हारी सीटें थी उस पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस था और निश्चित ही हम उन सीटों को भी जीतने का प्रयास करेंगे। ठीक है मीसम जी, मुझे लगता है पिछली बार के सिनेरियो में और अब में, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा इस बार गठबंधन है तो हम किसी को कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत को जितना समझें तो मुझे लगता है कांग्रेस का ग्राफ कभी यहां बहुत मजबूत मुझे नहीं दिखा। हाँ, बसपा जरूर रही, समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर हमेशा रही। तो इस बार यदि पिछली बार के आंकड़ों को देखें, बीएसपी को 4 मिली थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 यदि इनको मिली थी, तो कितना मैं समाजवादी पार्टी को आंकूं। हालांकि सारी चीजों में बदलाव है, इस बार कैंडिडेट तो लेकिन बीएसपी के भी हैं, तो कितना एक मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का मैं प्रदर्शन देखूं, और प्लस आपके साथ क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन भी है। जी देखिए, जो अबकी का सिनारियो है वो हालांकि जाहिर सी बात है कि अबकी कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गई हैं और रही बात कांग्रेस की, तो उसने भी अच्छा डेवलप किया है इंडिया गठबंधन के साथ में। बहुजन समाज पार्टी की रही बात, तो उन 5 वर्षों में उनका कोई बहुत अच्छा खासा प्रभाव तो राजनीति में नहीं रहा। जिस तरह से उनकी मुखिया पार्टी की काफी दूर रही चैनल से, जनता के बीच से लगभग नदारद रही, कहीं कहीं ट्विटर पर रही तो एक अलग बात है, मगर वो मुख्य भूमिका में बहुजन समाज पार्टी ने उस तरह से राजनीति में पिछली बार की अपेक्षा की बार कम उनका भागीदारी रही है। और जो परिवर्तन आए 5 सालों में, जो मुद्दा आया है वो काफी गंभीर हो चुका है, क्योंकि 10 साल हो गए एनडीए की सरकार को और 10 साल से वादों के नाम पर ही जनता ने रोष भी है और 10 सालों में काफी जनता ने सब्र भी किया है। तो जो महंगाई का मुद्दा है वो काफी अहम है, अक्सर मीम बन करके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब ये भाषण में कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो जनता उस नारे का उपहास बनाती है और कहती है कि अब की बार सिलेंडर 400 बार, अब की बार पेट्रोल 400 बार। तो इस तरह से जो उपहास बन गया है भारतीय जनता पार्टी के नारों का। और जो देखने वाली बात है, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी मुझे लगता है जनता से कोई सीधा सरोकार नहीं। ना वो महंगाई के मुद्दों पर बात करती है, ना वो स्वास्थ्य पर बात करते हैं, ना शिक्षा पर बात करते हैं। महंगाई आप देख रहे हैं चरम सीमा पर है। जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे अपने जो मैनिफेस्टो है, सर उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। और फिर कहीं ना कहीं उनका केंद्र बिंदु फिर उस तरह से आपने देखा होगा इलेक्शन आते आते 56 इंच, पाकिस्तान, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद। ठीक है मीसम जी, आपकी आवाज कुछ, हाँ ठीक है मीसम जी कुछ कह रहे हैं, कंप्लीट कीजिएगा थोड़ा जल्दी से, आवाज डिस्कनेक्ट हुई थी। तो आपके माध्यम से वो हम लोग हों या जनता ने जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। जो उनके मेन बिंदु थे, जो उनके मेन वादे थे, उन पर वो बात नहीं कर रहे हैं। और हालांकि आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह एनडीए में और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो वादे थे, जिनको वो जुमला कहते थे, उनको सुनकर के जो लोग इकट्ठा होते थे, जो भीड़ जुटती थी, और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था आपने देखा होगा, अब की उसमें काफी गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं जनता की कसौटी पर वो खरे नहीं उतरे और जनता उनसे दूर हो गई है। इस बात की बानगी है इस तरह से जो एक
बनाया जाता था टप्पो के लाखों करोड़ों आदमी उमड़ रहा है प्रधानमंत्री जी की बात को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री जी को एक मसीहा बनाया जाता था, एक स्क्रिप्ट लिखी जाती थी उसमें हीरो बनाया जाता है, उस तरह से प्रधानमंत्री जी को जो दिखाया जाता था तो उनका चेहरा, वो चेहरा अब वो नहीं रहा। और रही बात जो पुराने लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कहीं ना कहीं उनमें भी गुटबाजी है। और जैसा केजरीवाल जी ने भी एक बात को अपने बयान में रखा कि ये राजनीति में किसी को नेता नहीं बनने देते हैं। ये ठीक है मीसम जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगी, आपको रोक रही हूँ 2 मिनट। सुनील जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? राखी जी आवाज आ रही है। सुनील जी देखिए, हम ना तो पिछले नतीजों को नकार सकते हैं और इस बार की चीजों के लिए ये बात भी बिल्कुल साफ है कि जिस एक चुनौती तो है, चुनौती मुझे लगता है सभी राजनीतिक दल के लिए होती है, क्योंकि हर बार एक 5 साल का लंबे वक्त के बाद मुद्दे अपनी जगह काम करते हैं, जो प्रत्याशी मैदान में होते हैं उनका अपना एक अलग वर्किंग करना और उनका एक अपना कहते हैं एक छवि भी होती है, एक नेतृत्व होता है, वो सब भी प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछली बार इतनी ही सीटों पर, इन 14 सीटों में से हमें 9 सीटें यदि कहीं ना कहीं बीजेपी के पास जाती हैं, 4 बीएसपी के पास आती हैं, सपा के पास 1 आती है। और इस बार जो जमीनी समीकरण भी काफी बदले दिखे हैं, इस बार का इलेक्शन ही बहुत अलग दिख रहा है। तो कितनी उम्मीदें आपको लगती हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या बढ़त कर पाएगी, या वाकई समाजवादी पार्टी जो 1 पे थी वो इसमें सेंध लगा के थोड़ा आगे बढ़ेगी? देखिए राखी जी, उत्तर प्रदेश में लगभग सभी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए लगी हैं। कोई अंबेडकर जी के नाम पे, कोई काशीराम जी के नाम पे, घूम फेर के सारी पार्टियों का मुखौटा एक प्रकार समाजवादी पार्टी दिखाई पड़े, इसलिए कि कांग्रेस के पास अब चूंकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, इसलिए उसके पास भी एक अपना दल हो गया है, वोटर्स हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक अपना वोटर्स है जो हमेशा मायावती के साथ रहता है। ऐसे अखिलेश जी के साथ में वाईएम फैक्टर के अनुसार मुस्लिम भी साथ रहे और यादव भी साथ रहे। मेरी समझ से इस बार भी दोनों पूर्ण रूप से अखिलेश जी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो मुस्लिम हमारी बहन बेटियां माएँ हैं, वो 3 तलाक जो मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्य करके उनको 3 तलाक जैसे कुकृत्य से मुक्ति दिलाई है, कहीं न कहीं वो भी इस चुनाव में मुद्दा दिखाई पड़ रहा है। हमने कई मुस्लिम बहनों से, माताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ 70 साल तक जो जुल्म होता रहा, उस जुल्म को केवल नरेंद्र मोदी जी ने ही खत्म किया। हलाला, 3 तलाक, इनसे हम लोगों की जिंदगी एकदम तबाह थी, तो हम लोग तो नरेंद्र मोदी जी को नहीं छोड़ सकते हैं। मुफ्त राशन दे रहे हैं, जो भूख से गरीबों की मौत होती थी वो उत्तर प्रदेश में आज कहीं सुनाई नहीं पड़ रही है। और इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। राखी जी, अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी चुनाव में इतना विलंब न करते तो शायद उनकी स्थिति और अच्छी होती और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती के रूप में वो दिखाई पड़ते। लेकिन जो समय जनता के बीच में देना था उनको, वो समय उन्होंने अपनी प्रद्वंद्वता मित्रता को निभाने में दे दी। इस दल में आप गौर कीजिए कि दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें लोग कह रहे थे कि मेरा पति जेल में है तो मेरा बाप जेल में है। क्यों जेल में है? जनता ये भी सवाल करती है कि अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं, देश के हित में कार्य किया है, आप जन आंदोलन जेल गए होते, अच्छी बात थी। लोकनायक जयप्रकाश बाबू देख लीजिए, जन आंदोलन जो नेता जेल जाता है, जनता उसे कंधे में कंधा मिला खड़ी होती कि ये नेता हमारे लिए लड़ रहा है। लेकिन जो भ्रष्टाचार के सागर में डूब कर जेल जाता है, जनता जरूर जानती कि मेरे विकास का पैसा लूट लूट के इस व्यक्ति ने कहां रखा है। ये सब मुद्दे उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, मैं ये बात निश्चित रूप से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मीडियम क्लास को थोड़ा सा जरूर नाराज किया है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ हमारी हिंदू बहन बेटियों से हमने चर्चा की, उन्होंने बड़े उससे कहा कि बताइए नरेंद्र मोदी जी, हम लोगों की बात करते हैं लेकिन एक पायल पहनने के लिए चांदी और सोने को इतना महंगा कर दिया कि नाक में कुंदा और पांव में पायल पहनने के लिए हैसियत नहीं रह जा रही मीडियम क्लास की। तो सरकार को इन बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बनती है तो इन मुद्दों को जरूर ध्यान देना चाहिए
कि मीडियम क्लास के लिए आपने कुछ नहीं किया, तो वही क्लास आपसे नाराज है। जो लोअर है उसको तो आप राशन दे रहे हैं। राशन की स्थिति ये है राखी जी कि उत्तर प्रदेश में चावल आज गरीब नहीं खा रहा है, वो चावल फिर मार्केट में बिक रहा है। और मेरे जितने बंधु बैठे हैं ये इन्होंने भी देखा होगा कि गली गली में लोग चावल बेचिए ऐसे नारे लगाते ठेलिया वाले घूम रहे हैं। तो लघु वर्ग जो है वो तो ठीक है, वो अपना राशन पानी पा रहा है और थोड़ा वो रोजगार पा रहा। मध्यम क्लास कोरोना के बाद जितना तबाह हुआ है, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का साथ नहीं छोड़ा उस वर्ग ने। बच्चों की फीस, कोई टैक्स, चाहे बिजली टैक्स हो, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिक टैक्स, रोड टैक्स, किसी टैक्स में भारतीय जनता पार्टी ने मीडियम क्लास को राहत नहीं दी। यानी ये कह सकते हैं सुनील जी कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक अच्छी मजबूती के साथ यदि बीजेपी को निकलना है इस चरण में तो क्लीन स्वीप करना होगा, लेकिन क्या 14 की 14 ले जा पाएंगे फिलहाल का सिनेरियो जो दिखता है? देखिए राखी जी, जो हम लोग आंकलन लगा रहे हैं 14 में 14 तो भाजपा के पक्ष में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी कहीं न कहीं कुछ सीटों पर दावेदारी प्रस्तुत कर रही है और उसके जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे प्रतापगढ़ की सीट है, प्रतापगढ़ में जो प्रत्याशी उनके हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व के बल पर भी चुनाव लड़ रहे हैं, प्लस बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स को भी साथ ले रहे हैं। अखिलेश जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश जी एक पे आएंगे, लेकिन अखिलेश जी ने भी सनातनियों को नाराज करने में कम कसर नहीं छोड़ी है। उसको भी जनता देख रही है। अगर अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले बाहर कर देते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो सनातनी इनको छोड़ भाजपा में गए हैं, राखी जी कभी न जाते। ये सब संकट समाजवादी पार्टी के सामने भी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह सनातनियों को कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने टारगेट बना करके हमला किया, इससे सनातन का एक वर्ग तो बहुत ही नाराज है और जो सनातनी है वो इस बात को बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता है कि आप उसकी रामायण चलाइए, भगवान राम पे टिप्पणी कीजिए, कई एक सनातन धर्म कोई नहीं है। ये सब चुनाव में जनता समझ रही है, इससे इनको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। संतोष जी, 2-3 बातें हैं जो सुनील जी ने यहाँ पे करी, क्योंकि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे लगता है वो चीजों को जो क्योंकि जनता के बीच से जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो ऐसे में क्या इन चीजों पर वर्कआउट की जरूरत है? देखिए 6वां चरण हो जाएगा, एक चरण और बाकी है, तो मुझे ऐसा लगता है यदि आप उसमें से कुछ चीजों को निकाल ही पाएंगे तो एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण होती है इस बार जमीन पर। संतोष जी, कर रहा है और जो हमने प्रत्याशी दिए हैं, प्रत्याशी भी हमारे अच्छे हैं और मैदान में पूरी तरीके से डटे हुए हैं। और कहीं भी कोई चीजें अगर दिखती है कि सरकार जो है जो योजनाएं लाई है, जो चीजें हमारी हैं, उन सारी चीजों को लेकर हम काम कर रहे हैं। संतोष जी, लेकिन एक बात है, क्योंकि अभी देखिए पूरे में एक बात महत्वपूर्ण आई कि बीएसपी की 4 सीटें थीं और जहां तक उनके कैंडिडेट हैं वो भी मजबूती के साथ हैं। समाजवादी पार्टी को भी ये नहीं कह सकते इस बार की पिछली बार 1 थी तो इस बार 0 हो जाएगी। हो सकता है उसकी भी कुछ सीटें ऐसी निकल जाएं कि वो एक अच्छा वर्चस्व दे। तो जब उनकी सीटें यदि बढ़ी तो निश्चित तौर पर बीजेपी की सीटें कम होंगी, क्योंकि है तो 14 ही, तो वो डिवाइडेशन जो आएगा उसमें निश्चित तौर पर माइनस मार्किंग होगी ना। नहीं, बिल्कुल राखी जी, हमने शुरू में कहा जो 5 सीटें हमारे पास नहीं थी, हमारे कार्यकर्ता और हमारे पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा रहा उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस किए हैं और बहुत ज्यादा मेहनत की है और हम निश्चित ही उन सीटों को भी निकालने का प्रयास करेंगे। और हमारा ऐसा प्रयास है कि वो सीटें भी हम जीते हैं, क्योंकि जो है 9 सीटें हमारे पास थी उससे तो हमारी मेहनत थी, लेकिन ये जो 5 हारी हुई सीटें हैं उस पर हमारी अत्यधिक मेहनत थी और उसको हम प्रयास करेंगे कि उस सीट को भी जीते। और जिस तरीके से मोदी जी की योजनाएं थी, जिस तरीके की जो है हमारे जैसे हेल्थ कार्ड की बात है, राशन की बात है, गरीब महिलाओं जो है जैसे गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है 3 तलाक की बात, इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं हमको एक पॉजिटिव फायदा मिल रहा है और इसलिए हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं कि निश्चित ही 9 के बजाय हम जो 5 सीटें हारे थे उसमें भी कहीं ना कहीं हम 3 से 4 सीटें जीतने में सफल होंगे। चलिए ठीक है, खैर ये तो आने वाले वक्त की बात है। मीसम जी, मुझे लगता है इस बार काफी कुछ परिवर्तन किए हैं समाजवादी पार्टी ने, और मैंने शुरुआत में बोला कैंडिडेट्स का अपना बहुत प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में पिछली बार 1 था, मुझे लगता है यदि आप बढ़ते हैं
तो जब आप बढ़ेंगे और बीएसपी भी थोड़ा सा बढ़ के आई तो भारतीय जनता पार्टी ऑटोमेटिकली उनकी सीट कम होगी, क्योंकि आप बढ़त बनाकर रखेंगे तो सीट वहां कम होनी ही होनी है। अब हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई बीएसपी बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, अभी किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी ये चरण, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही एक चरण में एक सीट थी, कितनी उम्मीदें हैं, इन 14 में से 6 तो हाई प्रोफाइल सीटें ही हो जाती हैं, और इस बार लग रहा है कि वो 5-6 सीटें ऐसी हैं जिस पर कोई भी किसी भी तरह का बदलाव हो सकता है। तो कितनी मेहनत और कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उसको? देखिए, राजनीति में चुनौती तो हर पल हर वक्त की होती है, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी जमीन पर जो कार्यकर्ताओं से जुड़े सवालात, जो उनकी जो रिपोर्ट है, जो हम लोग जमीन से जुड़े हैं, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खासकर नौजवानों को, हालांकि आपने देखा कि जितने भी पेपर हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लीक होने का काम हुआ, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की एक मंशा है कि हम उन पेपरों को न होने दें, जिससे अगर आप उस पेपर को लोग पढ़ेंगे और अगर हमारा युवा पढ़ेगा तो कल को रोजगार और नौकरी की मांग करेगा, और जो नौकरी देने में हमारी सरकार असमर्थ है, वो चाहे प्रदेश की हो या देश की हो। तो लिहाजा जो खिलवाड़ किया गया है नौजवानों से, और अभी हमारे वरिष्ठ जो विश्लेषक हैं और जो पत्रकार हैं, जो महोदय जिन्होंने एक बात कही, तो उन्होंने ये माना इस बात को कि अगर धर्म को हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी एंगल पे काम नहीं किया। और उन्होंने बात जो हलाला की कही, तो मुझे लगा तो पूरे देश में हलाला ही नहीं बन रहा था कि जो 100 करोड़ 150 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ आदमी का हलाला से परेशान थे और 3 तलाक से परेशान थे, कि वो जो हलाला 3 तलाक खत्म हुआ तो वो पूरी दुनिया में अमन और चैन हो गया, 100-150 करोड़ सब मिल करके बीजेपी को वोट दे देंगे। उन्होंने जो दबी जबान में बात कही, मेन इश्यू वही है कि अगर आप धर्म को किनारे हटा दें, भारतीय जनता पार्टी के पास जात पात और धर्म है जिससे वो बलिहारी है, अगर उस धर्म को आप हटा दें तो अभी आपने खुद ही कहा कि जिन बहनों की आप बात करते हैं उनको पहनने की पैर में पायल नहीं है, जिन नौजवानों की आप बात करते हैं उनके पास रोजगार नहीं है, जिन लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आज की डेट में अराजक का माहौल है, लूटपाट पूरे प्रदेश और देश में मची हुई है, और वो लूटपाट जो है उसका क्राइटेरिया चेंज हुआ है, उसका मोनोपोली चेंज हुआ है। अब आप देखिए, लूटपाट 1,50,000 की रही है, अरबों करोड़ों की डॉलर में लूट करके बड़े बड़े धन्ना सेठ जमा कर रहे हैं और देश ले लेके भाग रहे हैं, तो उसको भी लूट ही कही जाएगी। तो देश की जो आम जनता है उसके लिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है, वो चाहे महिलाओं के मामले में हो वहां भी विफल रही है, नौजवानों के मामलों में वो भी विफल रही है। तो देश के अंदर जो मुट्ठी भर गेहूं दे करके जिस तरह से देश की जनता को अपमानित करने का काम किया गया है, मुझे लगता है कि इसका जवाब जनता देगी। और बिल्कुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी आखिरी 5 चरणों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हताशा ये साफ दिखती है कि पुराना स्क्रिप्टेड भाषण जो कि इनके राइटर्स ने इनको दे रखा था, फिर उसी 56 इंच पर घूम करके प्रधानमंत्री जी आते हैं, पाकिस्तान पर घूम करके आते हैं। माननीय इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों के मस्जिदों और लाउड स्पीकरों की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट इनका पिछली बार था वो इस बार फिर उसी पर आ गए, तो वो अब की सफल नहीं होने पाएगा। ठीक है, धर्म जात और बात भी ठीक है, अच्छी बात है, धर्म के लिए सबको सम्मान होना चाहिए, मगर धर्म से पेट नहीं भरता है। अगर आपके पास धूप बत्ती जलाने के पैसे नहीं है और आपके पास दान दक्षिणा के पैसे नहीं है, तो पुजारी भी आपको 2 घंटा मंदिर गेट के बाहर रोक के रखेगा। इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। खैर ठीक है, ये चरण जो है वो संपन्न होगा और मुझे लगता है वो जनता का निर्णय है कि क्या होता है, लेकिन इस बार जनता भी जो नतीजे देगी और जो सीटों में कहते हैं ना कि किसको कितनी सीट आएगी वो देखने लायक होगी, ये बात तो समझ में आ सकती है क्योंकि पब्लिक है, वो सब चीजों को देख और समझ रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, यूपी का रण है, 14 सीटों पर जंग है, बेहद महत्वपूर्ण ये 14 सीटें। सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, यहीं से सत्ता के सिंहासन पे कोई ना कोई पहुंचता है, इसलिए यहाँ की सीटें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं जनता किसके सिर ताज पहनाती है और इन 14 में से कितनी सेंध कौन सा दल किस में लगा पाता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।